हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप सभी का डेली करंट अफेयर में स्वागत करता हूं। आज डेट है 30 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर को हम देखते हैं। इससे पहले अवधूत नगरी संस्था पर एक नज़र। अवधूत नगरी यूपीएससी एकेडमी ऑनलाइन लर्नर के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों माध्यम की तैयारी करवाई जाती है। डेली करंट अफेयर्स, वीकली टेस्ट सीरीज और डिस्कशन क्लास भी यहाँ पर अवेलेबल की जाती है। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। गाइस, करंट अफेयर में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि अलग अलग आर्टिकल से, अलग अलग न्यूज़पेपर से लेके आपके लिए यहाँ पर तैयार किया गया है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। इंडियन आर्मी ने क्या किया है, एक एप्लीकेशन रेडी किया है इंटरनेट के लिए, ठीक है, जिसका नाम जो रखा है साई रखा गया है। साई की फुल फॉर्म है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। ये किसके लिए रेडी किया गया है? एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है और सिंपल और सिक्योर बनाने के लिए, मतलब है कि सुरक्षित रूप से मैसेज करने के लिए सिक्योरिटी को देखते हुए ये एप्लीकेशन तैयार किया गया है और जिसका नाम साई रखा गया है। इस एप्लीकेशन के द्वारा आप वॉइस कॉल, टेक्स्ट या वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं और ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। मतलब यानी कि सिर्फ एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है, अभी ये आपके आईफोन के लिए अवेलेबल नहीं है। और साई का मेन मकसद क्या है? आर्मी की मैसेज सर्विस को मतलब फैसिलिटेट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, जो मैसेज सर्विस है उसे और सिक्योर करने के लिए इसका मेन मकसद है। और इसमें क्या किया गया, ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये जो ऐप है, ये बिल्कुल उन्हीं ऐप की तरह है जैसे कि आप व्हाट्सएप का यूज करते हैं, टेलीग्राम का या सामवेद का या जिम्स का। ठीक है, ये एनक्रिप्शन मैसेजिंग प्रोटोकॉल के द्वारा ये काम करता है और जो साई है आपका लोकल इन हाउस सर्वर के बेस पर आधारित है। और सबसे मेन जो है, ये आर्मी साइबर ग्रुप के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, इस हिसाब से ये हमारा एक एप्लीकेशन तैयार हुआ है जिसका नाम साई है। मैंने बताया इंडियन आर्मी ने ये डेवलप किया है और किसके लिए? सिंपल सिक्योर मैसेज के लिए। इस चीज को आप याद रखें। अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है PLI स्कीम्स फॉर प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। गाइस, इसका मतलब क्या है? मतलब है नहीं कि प्रमोट करने के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को किसके रिगार्डिंग? ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइस के रिगार्डिंग। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि केमिकल और फर्टिलाइजर जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय जो है, उन्होंने क्या किया है, एक जो आपके प्रोडक्शन है किसके रिगार्डिंग मैंने बताया, जैसे कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड, उसको प्रमोट किया है। और क्या बताया गया इसमें? इसमें ये बताया गया है कि जो भी मतलब इनके गाइडलाइंस है उसमें साफ साफ बताया गया है कि इनके द्वारा इनकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ही मतलब देखिए एक निवेश की आवश्यकता है, ये चीज बताई गई है। और दूसरा क्या बताया गया है कि उत्पादक जो भी द चेंज हैज बीन मेड टू एनकरेज एफिशिएंट यूज ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल। मतलब ये है, प्रोडक्टिव कैपिटल का मतलब ये हुआ कि उत्पादन की जो पूंजी है उसके प्रयोग के लिए ही इसमें ये बदलाव किया गया है, परिवर्तन किया गया है। और द डिपार्टमेंट ऑफ द पैरामेडिकल अर्लियर कम आउट द टू एप्लीकेशन लिंक इंसेंटिव स्कीम। और ये दो स्कीम के तहत इंटरलिंक किया गया है। पहला तो आपका ये हो गया कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, मतलब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर के प्रमोशन के रिगार्डिंग जैसे। और दूसरा क्या है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम प्रमोट। देखिए, दोनों प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है, लेकिन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर जो किससे रिलेटेड है? एक तो आपका हो गया ऑफ मेडिकल डिवाइसेस और एक हो गया आपका मटेरियल और ड्रग इंटरमीडिएट एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने ये देखा यहाँ पर क्या चीजें बताई गई है। आगे देखते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक हमारा कहता है वो है ड्राफ्ट कोस्टल शिपिंग बिल। अब ये ड्राफ्ट कोस्टल शिपिंग बिल क्या है? एक्चुअली इस बिल में मतलब यानी कि जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है उन्होंने एक ड्राफ्ट इशू किया है रिगार्डिंग ऑफ कोस्टल शिपिंग। जो बिल है 2020, इसमें कुछ सजेशन दिए गए हैं। ठीक है, सजेशन दिए गए, वो सजेशन क्या है या इस बिल के बारे में आइए पढ़ते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है उसने क्या किया, एक कोस्टल शिपिंग बिल ड्राफ्ट किया है 2020। ठीक है, एक मतलब नहीं कि एक बिल तैयार किया है और कह सकते हैं एक मसौदा तैयार किया है 2020 का। उसमें क्या है? सबसे मेन तो हो गया, एक तो डेफिनेशन दी गई है कोस्टल शिपिंग की और कॉस्ट की।
ठीक है, कोस्टल शिपिंग और कोस्ट वाटर की डेफिनेशन दी गई है और डेफिनेशन को और बड़ा किया गया, एक्सपेंड किया गया है। और नंबर 2 क्या है, इसमें ये बताई गई है आपको कि जो इट इज़ प्रपोज्ड टू डू अवे द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेडिंग लाइसेंस फॉर इंडियन फ्लैग वेसल्स फॉर कोस्टल ट्रेड। मतलब यहाँ पर जो तटीय व्यापार के लिए जो ध्वज वाहिका है, उनके लाइसेंस की आवश्यकता के मतलब यानी कि जो लाइसेंस की आवश्यकता है, उसे दूर करने का इरादा है, यहाँ पे दूर करने की बात कही गई है। और तीसरा है द बिल सीक्स टू क्रिएट ए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। मतलब इसका मेन क्या है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, प्रतिस्पर्धा वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को रिड्यूस करना है। इस मसौदे में ये सारी बातें कही गई है गाइस, ये याद रखना आप लोग। द बिल्स आल्सो proposes integrations of coastal maritime transport within inland waterways। और इसमें जो समुद्री परिवहन है, तटीय समुद्री परिवहन, उनके एकीकरण की भी बात कही गई है। और एक राष्ट्रीय तटीय नेशनल कोस्टल और इनलैंड शिपिंग जो अंतर्देशीय नौवहन है, उनके लिए एक योजना के लिए प्रावधान करने की भी बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है गाइज, ये भी टॉपिक हमने कंप्लीट किया। कोस्टल शिपिंग बिल 2020 क्या है ये देख लिया हमने। अगले बिल की तरफ चलते हैं, सॉरी अगले बिल के अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है हमारा सर्ब। सर्ब क्या है इसके बारे में आइए देखते हैं। सर्ब पावर ये क्या कहता है। एक्चुअली यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है सर्ब पावर। ठीक है, और ये सर्ब पावर किसके, वुमेन की अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग, औरतों की, महिलाओं की भागीदारी के रिगार्डिंग, वो फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च फील्ड के अंदर, मतलब अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं। ठीक है, जो लेडीज साइंटिस्ट होती है उन्हें और उनके अवसर के लिए ही यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम जो है सर्व पावर है। इस स्कीम में क्या कहा गया है कि जो मतलब ये तो बता ही दिया मैंने कि एक स्कीम लॉन्च की गई है और इसके दो कंपोनेंट रखे गए हैं, एक तो सर्व पावर फेलोशिप और एक सर्व पावर रिसर्च ग्रांट्स। सर्व पावर फेलोशिप में क्या है कि जो उसका टारगेट है कि जो वुमेन रिसर्चर जो 35 से 55 साल की एज की है, उनमें अप टू 25 फेलोशिप पर ईयर, तो उनमें से 25 एक साल में जो हो गए पर ईयर, मतलब प्रति साल, हर साल की बात करो तो 25 लगभग फेलोशिप्स होंगे और नॉट मोर देन 75 एट एनी पॉइंट इन टाइम, और 75 से ज्यादा कोई भी नहीं होगा, ये भी बताया गया है। ठीक है, और नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सपोर्ट फेलोशिप, मतलब यानी कि उनके फेलोशिप को सपोर्ट के लिए हर महीने 15,000 पर मंथ उनकी इनकम होगी। और ग्रांट की अगर मान लीजिए रिसर्च ग्रांट मिल जाते हैं उनके, ग्रांटिंग मिल जाती है उनके रिसर्च को, तो 10 लाख पर एन्यूम। और अगर ओवरहेड की बात आ जाती है तो 90,000 पर एन्यूम उन्हें मिलेगा। और ड्यूरेशन की बात की जाए तो 3 साल का होगा बिना किसी एक्सटेंशन के, अगर उनका कैरियर कंटिन्यू है तो। ठीक है, दूसरा फीचर्स क्या है, मैंने बताया ना 2 कंपोनेंट है, तो ये तो हो गया सर्व पावर फेलोशिप, दूसरा है आपका सर्व पावर रिसर्च ग्रांट। इसमें क्या बताया गया है कि जो पावर ग्रांट्स है वो वुमेन को एम्पावर करेगा, वुमेन रिसर्चर को एम्पावर करेगा 2 कैटेगरी के अंदर, एक तो लेवल 1 और एक लेवल 2। लेवल 1 में क्या है, आपके जो भी एप्लीकेंट है आईआईटी, आईआईएसईआर, आईएएस, एनआईटीएस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या नेशनल लैब्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, तो उनके लिए। और इनमें जो फंडिंग का होगा वो 60 लाख का होगा 3 ईयर्स के लिए। लेवल 2 में क्या है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी के है, कॉलेज के है या प्राइवेट एकेडमी या इंस्टीट्यूट के है, तो उनके लिए जो फंडिंग होगी वो 30 लाख फॉर 3 ईयर। ठीक है, 3 सालों की जो फंडिंग होगी वो 30 लाख की होगी। और इसमें पावर ग्रांट विल बी रेगुलेटेड थ्रू टर्म्स ऑफ रेफरेंस कन्फर्मिंग द, तो इसमें ये बताया कि जो एसईआरबी सीआरजी की जो गाइडलाइन होगी उसको फॉलो करके ही यहाँ पर मतलब इसे रेगुलेट किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि सर्व पावर क्या है। सर्व पावर एक ऐसी स्कीम है, ऐसी स्कीम लॉन्च की गई है जो कि वुमेन अपॉर्चुनिटी के एम्पावरमेंट के लिए है। ठीक है गाइज, ये भी टॉपिक हमने यहाँ पर क्लियर किया। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मेरी सहेली। इस टॉपिक का नाम है मेरी सहेली। इसमें यहाँ पर क्या बताया गया है, भारतीय रेलवे ने एक मेरी सहेली के नाम से एक कैंपेन चालू किया है। उसमें क्या है, उनका जो फोकस है रिगार्डिंग टू द सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन, मतलब महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें क्या है, वो लेडी पैसेंजर्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने ये कैंपेन किया है, ये फिर मेरी सहेली नाम का जो भी लॉन्च किया है। इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि एक इनिशिएटिव ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा एक स्ट्रेटेजी लाई जा रही है ताकि लेडी पैसेंजर्स को सुरक्षा दी जा सके। ठीक है, और वो भी यंग लेडी आरपीएफ के द्वारा। इसमें क्या होगा, जो लेडी पैसेंजर्स रहेंगी वो सावधानियां बरतेंगी और बाय द वे कि इसी केस में कोई इमरजेंसी होती है तो 182 वो डायल कर सकती हैं अगर वो कोच में उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, ट्रेन कोच में तो।
और उसके दौरान ये भी बताया गया है कि जो आरपीएफ होंगे, पर्सनल आरपीएफ, वो क्या करेंगे, मतलब यानी कि किसी भी मतलब ये रुके हुए स्टेशंस पे वो वहाँ पर चेकिंग कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई आवश्यकता उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो जाके लेडी के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताई गई है। ये है मेरी सहेली कंपैरिज़न के बारे में। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। इंडियन रेलवे के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। अगला जो टॉपिक है हमारा इंडियन एलपीजी। ये देखिए इंडियन एलपीजी में क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने, इंडियन ऑयल ने क्या किया है, एक सबको बुकिंग के लिए एक साधारण नंबर, मतलब यानी कि कॉमन नंबर देना शुरू कर दिया है। अब कॉमन नंबर का मतलब क्या है यहाँ पे? कॉमन नंबर का मतलब ये है, जैसे हर स्टेट के लिए आजकल एलपीजी बुक करने के लिए अलग-अलग नंबर है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए जो नंबर होगा ये सेम होगा, किसी के लिए चेंज नहीं होगा और ये 24/7 अवेलेबल रहेगा, मतलब 24 घंटे सातों दिन अवेलेबल रहेगा। आप किसी भी टाइम इस पर बुकिंग कर सकते हैं। और सबसे मेन है, जो ये आपका कॉमन नंबर होगा, इसमें आप बुकिंग जो है एसएमएस के द्वारा भी कर सकते हैं और आईवीआरएस के द्वारा भी कर सकते हैं। ये दोनों फैसिलिटी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होगी। और इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मतलब इंडियन की बुकिंग रहेगी वो ऑल ओवर इंडिया में एक नंबर से करते हैं, तो कहीं भी आप किसी भी स्टेट में आराम से इजीली कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वन कॉमन नंबर फॉर इंडियन एलपीजी रिफिल बुकिंग। तो ये भी हमने यहाँ पर आर्टिकल जो टॉपिक जो है क्लियर कर लिया, कवर कर लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा 8th टॉपिक है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। इसमें क्या बताया गया आपका, इसमें बताया गया है कि कैबिनेट कमेटी के द्वारा, जो कि इकोनॉमिक अफेयर के कैबिनेट कमेटी के द्वारा एक सीसीईए अप्रूव किया गया है एक मैकेनिज्म को। उसमें क्या है, उसमें जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम कंपनीज है, ठीक है, उनके रिगार्डिंग है ये। इसमें क्या बताया गया है, देखिए बता देता हूँ मैं। सबसे पहले तो कि जो मतलब इथेनॉल जो पहले यूज होता था उनका रेट जो है अलग अलग, जैसे एक होता था, एक ही तरह होता था, लेकिन अब क्या होगा, रेट मतलब अलग अलग होगा हर जगह। ठीक है, वो कैसे, मान लीजिए जो इथेनॉल का प्राइस होगा, जो चीनी से इथेनॉल जो है उसका रेट होगा 62.65 पर लीटर, 62.65 पर लीटर। और जो अगर मान लीजिए गुड़ से तैयार है तो उसका 57.61, और अगर हैवी गुड से है तो वो 45.69 पर लीटर। इस हिसाब से मतलब ये सारी चीजें यहाँ पर कैटेगराइज की गई है। और इस पे अब जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी पेएबल होगा। और नंबर 3 ये बताया गया है कि उन्हें रियलिस्टिक, एक चीज ये बताएगी कि ऑल मार्केटिंग जो कंपनी है हैव बीन एडवाइज्ड टू फिक्स रियलिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज फिक्स करने के लिए बात की गई है। ठीक है, और इस टाइप से मतलब यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो ऑयल कंपनी है, जो आपके इथेनॉल है, इथेनॉल का प्रोडक्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, किस बिहाफ पे होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर की गई। और इसी को अप्रूवेशन दिया गया है किसके द्वारा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। ठीक है गाइज, अगला जो टॉपिक है हमारा डैम डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ड्रिप के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, ये ड्रिप क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने एक डैम रिहेबिलिटेशन को अप्रूवेशन दी है। उसमें क्या, एक प्रोजेक्ट को अप्रूवेशन की है, और वो प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में देखिए यहाँ पर कि ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव द सेफ्टी एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ सेलेक्टेड डैम्स, मतलब जो भी सिलेक्टेड डैम्स हैं उनके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और उनकी सेफ्टी को इम्प्रूव करना। ठीक है, उनके मैनेजमेंट को देखना, उनके रखरखाव को देखना। और उसमें क्या है, 736 एग्जिस्टिंग डैम को लोकेट किया गया है। और प्रोजेक्ट जो होगा ये लगभग 10 सालों के ड्यूरेशन में दो फेज में चलेगा, एक फेज 1 और एक फेज 2 और फेज 3 के। ठीक है, और ईच ऑफ 6 ईयर ड्यूरेशन विद 2 ईयर्स, ईच ऑफ 6 ईयर ड्यूरेशन विद 2 ईयर, मतलब यानी कि 6 साल के 2 साल के साथ में। जिसमें ओवरलैपिंग की बात करें तो 2021 से 2031 तक, जैसे कि 10 साल मैंने बताया ना आपको ये। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका 10 ईयर्स का ड्यूरेशन में हो गया, 21 से लेके 31 तक। और जो इसका अचीवमेंट होगा इस ड्रिप का, फेज 2 का, फेज 3 का, एक तो रिहेबिलिटेशन और एक इम्प्रूवमेंट हो गया और एक डैम सेफ्टी हो गया। ठीक है, और एक सेलेक्टेड डैम जो है उन पे जो इंसिडेंटल रिवेन्यू आ रहा है उस रिवेन्यू और उनका मेंटेनेंस है या जो वहाँ का ऑपरेशन है उस सारी चीजों को देखना। तो ये हो गया हमारा ड्रिप प्रोजेक्ट। तो देख लिया हमने कि ड्रिप प्रोजेक्ट क्या है, वो होता क्या है, उसका अचीवमेंट के लिए क्या क्या बातें की गई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमने क्लियर की। अगला जो है हमारा पॉइंट वो है लास्ट एंड फाइनल आज का, मैंडेटरी पैकेजिंग इन जूट मटेरियल्स, मतलब यानी जो पैकेजिंग होगी वो जूट के मटेरियल में होगी। तो यहाँ पर क्या बातें कही गई है, यहाँ पर बताया गया है कि जो कैबिनेट कमेटी ने, इकोनॉमिक अफेयर की कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया है कि जो खाद्यान्न वाली चीजें होगी 100% और 20% जो शुगर वाली चीजें होगी उसे
मतलब यानी कि जूट बैग में पैक किया जाएगा। इसमें क्या है, मतलब इसमें ये बताया गया कि डिसीजन आल्सो मैंडेट द इनिशियली 10% ऑफ इंडेंट्स ऑफ जूट बैग्स फॉर पैकिंग फूड ग्रेन्स। मतलब यानी कि जो फूड ग्रेन्स पैक होंगे उसमें कम से कम 10% ऐसी चीज होगी जो उनका जूट बैग के द्वारा पैक किया जाएगा। और क्यों किया जा रहा है जूट बैग के द्वारा, क्यों? ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। मेनली बात तो ये है, ठीक है, जूट बैग इसलिए यहाँ पर यूज करने की बात की जा रही है। और गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस मैंडेटरी पैकेजिंग नॉर्म्स को जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987 के तहत लागू कर दिया है। और द अप्रूवल विल बेनिफिट फार्मर्स। इससे क्या होगा, फार्मर्स को बेनिफिट होगा, क्योंकि देखो जूट उगाएंगे वो भी, तो जूट की खेती जो करते हैं उन फार्मर्स को बेनिफिट होगा, ठीक है, जो कि जहाँ कहाँ ज्यादातर है, ईस्टर्न में और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ज्यादातर जो स्टे कर रहे हैं, जिसमें से क्या क्या राज्य है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा, ये राज्य जहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के थे ये सारी चीजें, प्लस आप लोग इसके अलावा हिंदू के डाइट एडिटोरियल देख सकते हो, जिसकी अलग वीडियो पोस्ट कर दी गई है ऑलरेडी, ठीक है। अगर नहीं हुई तो वो हो जाती है, आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आज का सेशन जो है करंट अफेयर का हमारा इस प्रकार आज का यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।